नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले खबर सल्ट उपचुनाव से जुड़ी हुई। सल्ट बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन। सल्ट उपचुनाव की जंग में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं महेश जीना, उन्होंने अपना नामांकन किया है। उत्तराखंड बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा इसमें मौजूद रहे। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह इस दरमियान मौजूद रहे, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा भी हिस्सा रहे जब गंगा पंचोली नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि गंगा पंचोली ने 2017 में सुरेंद्र सिंह जीना से वो बहुत कम अंतर से हारी थी। महज 3000 वोटों का फासला था। एक बार फिर से कांग्रेस ने गंगा पंचोली पर विश्वास जताया। दूसरी तरफ बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई महेश जीना को चुनावी मैदान में उतारा है, उनको प्रत्याशी बनाया है। तो बीजेपी उम्मीदवार ने जब पर्चा दाखिल किया तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ साथ शिक्षा जो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो भी मौजूद रहे। सांसद अजय भट्ट इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। ये वो तस्वीरें हैं जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी की। ये वो सीट बताई जा रही है जहां पर द्वंद्व, जंग दोनों ही पार्टियों में बताए जा रहे हैं। तो बीजेपी कैंडिडेट और कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों ही प्रत्याशियों ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। के द्वारा जितना कार्य हुआ है उतना तो किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ। और पिछले 10 सालों में जो कार्य सुरेंद्र जीना जी ने अपने सल्ट विधानसभा में अपने परिवार के रूप में रह के काम किया है, वह उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोग चलने का प्रयत्न करेंगे और सल्ट विधानसभा को नंबर 1 पे पहुंचाने का हमारा प्रयत्न। क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे, हाँ, जिससे हम लोग यहाँ पे 15 साल से बहुत परेशान हैं, जिनका बिल्कुल काम नहीं हो पाया। हमारी खेती आज चौपट हो गई है, जो हमारी इनकम के साधन थे, और विद्यालय में हमारे टीचर नहीं हैं। स्वास्थ्य की सुविधा से हम बेहाल हैं और पलायन हर गांव में 50% से ज़्यादा पलायन हो चुका है। और रोजगार के संसाधन बिल्कुल भी वर्तमान सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई और ये सरकार हर मामले में फेल है। यही हमारे मुद्दे रहेंगे। तो नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों ही प्रत्याशियों ने क्या कहा वो आपने सुना। इस बीच में आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे, सांसद अजय भट्ट रहे मौजूद, अजय टमटा भी इस दरमियान मौजूद रहे जो कि अल्मोड़ा से सांसद हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट भी मौजूद रहे जब बीजेपी के प्रत्याशी महेश जीना ने नामांकन दाखिल किया। धन सिंह रावत राज्य मंत्री, इनमें से वो लीडर्स भी हैं जिनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है इस उपचुनाव में, वो मौजूद रहे महेश जीना के साथ। महेश जीना को प्रत्याशी बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई प्रकार से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और क्षेत्र की जनता में माननीय जीना जी के प्रति जो अथाह प्रेम है, उससे मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हम फिर से सल्ट के अंदर भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। सल्ट में कमल खिलेगा और जीना जी को सल्ट के क्षेत्र की जनता उनको सच्ची श्रद्धांजलि के उनके द्वारा जितना कार्य हुआ है उतना तो किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ। और पिछले 10 सालों में जो कार्य सुरेंद्र जीना जी ने अपने सल्ट विधानसभा में अपने परिवार के रूप में रह के काम किया है, वह उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोग चलने का प्रयत्न करेंगे और सल्ट विधानसभा को नंबर 1 पे पहुंचाने का हमारा प्रयत्न। क्षेत्र के अनेक लोगों से मेरी बातचीत हुई है, कार्यकर्ताओं से भी मिला हूँ। सबका मन बड़ा भारी है अपने विधायक के प्रति। जीना जी हमेशा से इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से बड़ा संघर्षशील रहे। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं। तो नामांकन दाखिल कर दिया गया है। हमारे संवाददाता रवि केंतुरा हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, नामांकन दाखिल कर दिया है लेकिन अब क्या हो रहा है? क्या जनसभा को संबोधित कर चुके हैं दोनों ही प्रत्याशी, या जनसभाओं को संबोधित करना है, और किस तरह की हलचल अब देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, बताएं।
जी राजीव, देखिए क्योंकि नामांकन दाखिल करने के बाद आज का जो कार्यक्रम था बीजेपी कांग्रेस की हम बात करें तो दोनों ही लोग अपने शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम है और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही नामांकन हुए हैं, तो अभी आपसी जो जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो आपस में अभी जो है बात विचार कर रहे हैं और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि शक्ति प्रदर्शन भी होने हैं और इसके साथ ही जनसभाओं को संबोधित करके, जहाँ कांग्रेस की हम बात करें तो 4 साल की नाकामयाबी को, जो सरकार की नाकामयाबी रही हैं उनको गिनाने का काम करेगी। और इसके साथ ही जहाँ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी कांग्रेस के पास है, वहीं सत्ता परिवर्तन भी एक बड़ा मुद्दा जिसको कि उपचुनाव में भी कांग्रेस जनता के बीच ला सकती है और इस पर अपनी जीत के लिए लोगों को अपनी तरफ जो है आकर्षित करने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से इस बार भी उनके पास सहानुभूति है। इससे पहले भी जो 2 उपचुनाव उत्तराखंड में हुए हैं उसमें बीजेपी को जीत मिली और इन 2 उपचुनाव के बाद ये अब जो सल्ट का उपचुनाव है इसमें भी बीजेपी अपने आप को जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। तो ऐसे में क्योंकि दोनों ही पार्टियों के सामने बड़ी चुनौतियां भी हैं, इस चुनाव को अगर इस बार बीजेपी जीतती है तो ये तीरथ सरकार के लिए बड़ी मजबूती होगी और ये क्योंकि उनकी कड़ी परीक्षा भी है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत को जब प्रदेश का नेतृत्व दिया गया है तो उनके लिए पहली परीक्षा है, कड़ी परीक्षा है सल्ट का उपचुनाव कराना। और इसके साथ ही कांग्रेस की वो प्रत्याशी गंगा पंचोली जो पिछली बार करीब 3000 वोटों से हार गई थी, उनके लिए एक बार फिर से ये मौका है क्योंकि कांग्रेस उन पर विश्वास जताया है। सूत्र ये भी बताते हैं कि यहाँ पर रणजीत सिंह रावत को भी टिकट देने की बात की जा रही थी, लेकिन रणजीत सिंह रावत अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, विक्रम रावत के लिए। पैनल में विक्रम रावत का नाम भेजा गया था, लेकिन विक्रम रावत को इस बार नहीं चुना गया और रणजीत रावत ने उपचुनाव लड़ने से मना किया। तो अब सीधे सीधे हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने टक्कर है। गंगा पंचोली वो प्रत्याशी जो पिछली बार 3000 वोटों से रह गई थी, जबकि प्रचंड बहुमत और एक लहर थी बीजेपी की तरफ। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो महेश जीना और इसके साथ ही सहानुभूति कार्ड इस बार बीजेपी के पास रहेगा। लेकिन आखिरकार जनता को निश्चय करना है, जनता को निर्णय करना है कि आखिरकार वो किसके पक्ष में जाती हैं, क्योंकि जहां कांग्रेस इन 4 सालों में उनकी खामियाबी को गिनाने का काम करेगी। सत्ता परिवर्तन हुआ है, 4 साल होने से ठीक 9 दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसे में तमाम मुद्दे कांग्रेस के पास रहेंगे और लोकल मुद्दे हैं विधानसभा के विकास को लेकर, वो भी मुद्दे कांग्रेस के पास हैं। लेकिन इन 4 सालों में कितना विकास हुआ, कितना आगे बढ़ा है सल्ट जो विधानसभा का क्षेत्र है और जनता के सामने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए, ये बीजेपी को बताना होगा जनता के सामने। तभी बिल्कुल जो कार्य क्या है वो बताना होगा और विपक्ष नाकामियों को बता रहा है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपके पास लौट रहे हैं। सल्ट विधानसभा का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कांग्रेस ने गंगा पंचोली को प्रत्याशी बना लिया है। गंगा पंचोली 2017 में हुए चुनावों में करीब 3000 वोटों से हारी थी चुनाव। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सल्ट के लिए गंगा पंचोली के साथ ही पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के बेटे विक्रम रावत का नाम भी पैनल में था। हालांकि प्रदेश नेतृत्व रणजीत रावत को चुनाव मैदान में उतारने के पक्ष में था, मगर आखिरी समय में रणजीत रावत को मनाने की कोशिशें की गई, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं प्रत्याशी की घोषणा के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सल्ट में गंगा पंचोली का बड़ा जनाधार है और सल्ट में कांग्रेस भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इस बीच में एक बड़ी खबर आपको दे दें कि समीक्षा है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों से बात की है और उत्तराखंड में नए कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नए कंटेनमेंट जोन बन सकते हैं उत्तराखंड में। सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ एक वर्चुअली बातचीत की है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद संक्रमित हैं और कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर एक समीक्षा बैठक जिसमें बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको देते हैं कि हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के गीत कुटीर में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र 1 तारीख से विधिवत यहां पर कुंभ की शुरुआत हो रही है, वहां गीत कुटीर में 32 लोग पॉजिटिव मिले हैं और एक ही आश्रम के 32 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। 21 स्टूडेंट, 6 कर्मचारी, 2 संत, 3 बुजुर्ग इसमें शामिल जो संक्रमित मिले और 27 तारीख को रिपोर्ट आई थी। देहरादून जिले में गीता कुटीर आता है, हरिद्वार से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है। अब चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कुंभ में श्रद्धालु आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे और अगर कोई संक्रमित मिलता है और वो हरिद्वार परिसर उस हिस्से में रहता है तो चिंता वाली बात है, क्योंकि केसेस बढ़ सकते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस बीच में बता दें आपको कि एक बैठक की है
पंकज राणा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, ये तो चिंता वाली बात है कि एक ही जगह पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का कोरोना पॉजिटिव मिलना, वो भी ऐसे वक्त में जब कुंभ शुरू होने वाला है। निश्चित तौर पर राजेश, देखिए बहुत बड़ी चिंता की बात है कि एक ही आश्रम है, ये गीता कुटीर है, बिल्कुल हरिद्वार से सटा हुआ एरिया है और काफी बड़ा आश्रम ये माना जाता है। यहाँ बड़े आयोजन भी होते हैं और बड़ी संख्या में लोग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हैं और ठहरते हैं। हालांकि बड़ी बात रही कि जो पॉजिटिव लोग हैं वो आश्रम के ही लोग हैं। इसमें एक स्टूडेंट, 21 स्टूडेंट हैं और अलग कर्मचारी, इसमें कुछ कर्मचारी हैं और 3 संत भी इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। और अभी अभी जो गीता कुटीर के लोग हैं उनसे बातचीत हुई है, तो उनका ये कहना है कि हमने इसके बारे में जो स्वास्थ्य विभाग है उसको अवगत पहले ही करा दिया था, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई बड़ी नहीं है। अपने ही स्तर से उन्होंने अपने ही कमरों में उन्हें क्वारंटीन किया हुआ है सभी लोगों को। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन बाद, जब 27 तारीख की शाम को रिपोर्ट आई थी, तो उसके बाद यहाँ पर आकर जो गेट है उस पर बल्लियां लगा दी हैं। और लेकिन पंकज, अब सवाल ये है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं सिर्फ हरिद्वार में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में, क्या कुंभ पर असर पड़ सकता है इन बढ़ते केसेस का? निश्चित तौर पर देखिए, ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में पूरी तरह से, और खासकर हरिद्वार में, उस पर कुंभ का बड़ा असर पड़ सकता है। परसों से कुंभ की विधिवत शुरुआत हो रही है और ये स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बॉर्डर एरियो पर पूरी तरह से चेकिंग बढ़ाई जाएगी, वहाँ व्यवस्था बेहतर की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल वो नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह से मामले बढ़ते गए तो निश्चित तौर पर कुंभ के आयोजन पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है और इसको और भी सीमित किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि भी बने हुए हैं। एक बार रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, क्या देहरादून में आला अधिकारियों के बीच में, क्या मुख्यमंत्री की वर्चुअली जो मीटिंग, क्या इस पर कोई चर्चा की, क्या कुंभ पर कितना क्या असर पड़ सकता है? क्या चर्चाएं हो रही कि बढ़ते केसेस के बीच में कुंभ को थोड़ा टाला जाए? क्या इस पर चर्चाएं हो रही हैं या कुंभ विधिवत रूप से होगा? जी राजीव, देखिए जो मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसमें खास तौर पर पूरा फोकस हरिद्वार कुंभ पर रखा गया है। हरिद्वार कुंभ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और ज़्यादा दुरुस्त करने के साथ ही वैक्सीनेशन को बढ़ाने और RT-PCR टेस्ट की जो सैंपलिंग है उस पर भी जोर देने के लिए कहा गया है। तो खास तौर पर हरिद्वार को फोकस किया गया है क्योंकि 1 तारीख से विधिवत तरीके से कुंभ शुरू हो जाएगा और ऐसे में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए फैसला लिया गया है। और अभी हालांकि SOP जारी नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को और दे दें कि हम अगर बात करें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे शहरों की, तो यहां से आने वाले सभी लोगों के लिए SOP जारी होने के बाद कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाकर उत्तराखंड पहुंचना अनिवार्य हो जाएगा। अभी तक ये जितने भी ये प्रदेश हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा है, ऐसे लोगों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है या फिर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पर एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन बहुत जल्दी एक ऐसी SOP जारी हो जाएगी जिसमें वो राज्य जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है वहां के लोग तभी उत्तराखंड में प्रवेश कर सकेंगे जब उनके पास 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास होगी। 72 घंटे से जो पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में भी क्योंकि मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि वैक्सीनेशन और साथ ही साथ RT-PCR की जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया जाए और कुंभ पर विशेष फोकस किया जाए। जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए और लगातार उनकी निगरानी की जाए ताकि जो भी इस वक्त जो है कुंभ को लेकर खास तौर पर तमाम लोग अपनी नेगेटिव रिपोर्ट्स लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में टेस्टिंग होनी चाहिए और रैंडम इसको ना किया जाए, बल्कि प्रॉपर तरीके से जो भी श्रद्धालु कुंभ में पहुंच रहे हैं तो श्रद्धालुओं को इन पर तमाम जो है कोशिशें की जाए कि तमाम श्रद्धालु जो है नेगेटिव होने के बाद ही कुंभ में शामिल हो सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उत्तराखंड पहुंचने पर वो राज्य जहां पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा है राजीव, ऐसे लोगों को भी अब नेगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी। रवि, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं इसलिए मंथन भी अब तेजी से हो रहा है। 1 अप्रैल से हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। कुंभ की शुरुआत के साथ ही बैरागी अखाड़ों के धर्म ध्वजा और पेशवाई का दौर भी शुरू होने जा रहा है। कुंभ की शुरुआत के साथ बैरागी अखाड़ों की धर्म ध्वजा, चंडी पूजा और पेशवाई का दौर शुरू होगा। 1 अप्रैल को धर्म ध्वजा के लिए पूजन और 2 अप्रैल को धर्म ध्वजा स्थापित और चंडी पूजा की जाएगी और उसके साथ ही 6 अप्रैल को बड़े स्तर पर शहर भर में बैरागी अखाड़ों की पेशवाई निकलेगी। तो बैरागी अखाड़ों में आपको बता दें कि ये पहुंचेगी और तैयारियां जो है की जा रही। निर्मोही अखाड़े के सचिव बाबा हठ योगी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हमारे बैरागियों की तो एक को धर्म ध्वजा है, एक को चंडी पूजन है, 2 को धर्म ध्वजा है और 6 को पेशवाई, जो भूपत वाला माता वैष्णो देवी मोहन से प्रारंभ होगी। आपका खड़खड़ी, हर की पौड़ी,
कोतवाली, अपर रोड, सुधरनर आश्रम होते हुए आपका शिव मूर्ति चौक, तुलसी चौक, शंकराचार्य चौक से आगे आपका ये रामकृष्ण मिशन का चौराया, इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी के सामने होती हुई बस्तीराम पाठशाला से अंदर उस पुल से वापस में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर में एक 5 वर्ष की मासूम बच्ची को होली खेलना भारी पड़ गया। होली खेल रही मासूम पर एक युवक ने पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसमें ये बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि होली का रंग फर्श पर गिरा हुआ था और इसी से नाराज मकान मालिक ने पिस्टल से पहले 2 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद उसने मासूम पर फायरिंग कर दी। बाग वाला क्षेत्र में एक छोटी बच्ची को गोली लगने का प्रकरण सामने आया और जैसा अभी बच्ची के पेरेंट्स से बात करके पता चल रहा है कि होली की वजह से जो गंदगी हो गई थी उस पर जो मकान मालिक है उसने ऑब्जेक्शन किया था और इसी के रिएक्शन में उसने गोली चलाई थी। तो अब इसको देखा जा रहा है, मामले को पुलिस के संज्ञान में आ गया, इस पर कार्रवाई की जाए। रुड़की में 2 कारों के आमने सामने की टक्कर हो गई और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा रसूलपुर बाईपास के पास हुआ। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तराखंड आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील प्रदेश है, जिसे देखते हुए प्रदेश में शोध संस्थान खोलने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ 2 एयर एम्बुलेंस भी आपदा के दौरान तैनात रहेंगी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण कामों को किए जाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिससे भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं को रोका जा सके, साथ ही आपदा आने पर बेहतर काम और रेस्क्यू किया जा सके। राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 1 महीने के भीतर राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग के कामों में तेजी आएगी। जो हम 1 लाख लोगों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने वाले हैं, चाहे महिला मंगल दल हो, युवक मंगल दल हो, हमारे डिग्री कॉलेज के छात्र हों, हमारे टैक्सी ड्राइवर हों, हमारे पटवारी हों, और 22,000 जो राज मिस्त्री हमारे राज्य में हैं, जो कि आपदा विरोधी पहले वो बनाते थे, क्या भवन बनाते थे। जो हमारी शैली थी पर्वतीय क्षेत्र की, उस शैली के जितने भी राज मिस्त्री हैं उनका भी हम प्रशिक्षण करने वाले हैं और उनको एक किट भी देने वाले हैं आपदा के। वैसे हम महिला मंगल दलों को भी, युवक मंगल दलों को भी किट देने वाले हैं। खबर रुद्रपुर से। कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है रुद्रपुर में, और भूत बंगला निवासी जमुना देवी की मौत हुई है। हफ्ते भर पहले पंजाब से लौटी थी जमुना देवी। सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जिला अस्पताल में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और अब उनकी मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। रुद्रपुर से खबर। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।